लड़कियां बहुत प्रेरित हैं, बहुत मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। हमारे पास उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो नहीं लगता कि राजनीति में नहीं आना ये महिलाओं की गलती है? सिर्फ कानून बना देने मात्र से ज़रूरी नहीं। कानून तो हमारे पास अभी है, डाउरी के कानून है, भ्रूण हत्या के कानून है, क्रिमिनल सेक्सुअल असॉल्ट के कानून है, सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस के कानून है। पंचायत सीरीज में जो प्रधान जी है वो नीना गुप्ता जी हैं जी। लेकिन अभी तक पंचायत जो हम लोग शुरू में देख रहे थे तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रधान जी किनको बोला जा रहा है, प्रधान जी के नाम से किसको फेमस किया जा रहा है। कभी भी आप उनको फोन कीजिए, उनके पति या बेटा ही उठाएंगे। सही बात। जो मीटिंग है उसमें भी पति या बेटा ही आएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठी हैं वंदना जी, जो पिछले 2 साल से जनसुराज के साथ जुड़ के काम कर रही हैं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से कंप्लीट किया है, मास्टर्स इन्होंने टिश से किया है और सोशल वर्क में भी अलग अलग जगह पे काफ़ी एक्टिव रही हैं ये। तो पहले हम वंदना जी से इनका एक थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम वंदना प्रभा है और मैं गया जिला की रहने वाली हूँ। स्कूलिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन है। स्कूलिंग जमशेदपुर से हुई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से मैंने सोशोलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई की और फिर रूरल डेवलपमेंट टिस से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैपेसिटी में काम किया है। ज़्यादातर काम जो मेरा रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नेंस और सोशल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई मुद्दों पे हुआ रहा है और साथ ही में देश भर के कई जन आंदोलन जो है उनसे मैं जुड़ी रही हूँ और मेरी खास रुचि जो है वो पीपल्स मूवमेंट में रहा है। और शायद यही वजह था कि जब मैंने जनसुराज के बारे में पढ़ा, उसका जो उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो इंटरनेट पे घूम रहा था उस समय, 2022 की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही मैं आकर्षित हुई। मुझे लगा कि यही काम तो मैं कर रही हूँ इतने समय से और यही तो चल रहा है, तो ये साथ में किया जाए। बिल्कुल, और ये बिहार में हो रहा है तो देयर वाज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। जैसे आपने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, बहुत सारी महिलाएं हैं, बिहार की ही नहीं पूरे भारत में अगर देखा है तो शिक्षा में बहुत पीछे है महिलाएं। ये शायद आप एडमिट करेंगी भी, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मतलब क्या उनको प्रेरित करेगा कि वो भी शिक्षा की तरफ आए और मतलब अपनी कमाई खुद कर सके, दूसरे पे डिपेंडेंट ना बने और समाज में कंधा से कंधा मिला के चल सके? एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, आपने कहा कि कैसे प्रेरित करें, तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि लड़कियां बहुत प्रेरित हैं, बहुत मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। हमारे पास उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से पढ़ाई लड़कियां नहीं कर पा रही है। बहुत लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र में, मैं खुद जो जनसुराज में मेरा 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी यंग लड़कियां जो है जो 12वीं में पढ़ाई कर चुकी हैं, अभी ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, कोई तैयारी कर रही हैं, उनके पास पैसों की अभाव है और पैसे नहीं होने की वजह से बड़ी यूनिवर्सिटी या राज्य के बाहर नहीं जा सकती है। और जो पीछे अपने ज़िले में, मतलब उनके लिए तो पटना में आना और किराए पे मकान, हॉस्टल, PG लेकर के पढ़ना वो भी बहुत बड़ी बात है। उसमें भी जो थोड़े ठीक ठाक पैसे वाले घर जो महीने का 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये में बच्चे को भेज सकते, वो लड़कियां यहाँ पटना में भी आ पाती हैं। नहीं तो जो ज़िले में पीछे छूट गई है उनके पास तो आपको पता ही है, मतलब जनसुराज में बात काफ़ी होती है कि भाई कॉलेज तो होता ही नहीं है, क्लासेस लगती ही नहीं है, परीक्षा सेमेस्टर इतना डिलेड होता है, परीक्षा हो गई तो उसका परिणाम कब आएगा पता नहीं है। तो मुझे लगता है मोटिवेशन की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये ओनस जो है अब लड़कियों की प्रेरणा और सेल्फ मोटिवेशन से शिफ्ट होकर सरकार के ऊपर ले जाना, ये संवाद हमको अभी मतलब उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जी, आप देखती होंगी कि पूरे भारत में ही अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब महिलाओं पे देखा जाए तो अत्याचार हो रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है। तो इसमें मतलब सोसाइटी की पूरी दोष है, लेकिन एक ये भी बात तो है कि राजनीति में महिलाएं नहीं हैं। तो महिलाएं जब तक रहेंगी नहीं, आधी आबादी की बात करते हैं हम कि पॉपुलेशन आधी आबादी है, राजनीति में देखें तो 10% भी हमको लगता नहीं है कि महिलाएं हैं राजनीति में। तो जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, अपने अकॉर्डिंग लॉ कैसे बनाएंगी और मतलब अपने आप को सिक्योरिटी मतलब कैसे सिक्योर करेंगे सोसाइटी में? तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में नहीं आना ये महिलाओं की गलती है? इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो आपने 2 चीज़ इसमें पूछा, तो हाँ, महिला हिंसा के बारे में आपने बात की और उसको जोड़ा कि लगता है कि शायद ये दोनों कनेक्टिंग पॉइंट है। अगर हम लोग बिल्कुल कनेक्टिंग पॉइंट है। सबसे पहला तो ये बात मतलब कहीं रिसर्च में और कई मतलब जगह ये चर्चा में रहा है कि जितनी ज़्यादा महिलाएं
पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगी उतना सुरक्षित होगा। जैसे हम कहते हैं जितनी महिलाएं सड़क में होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होंगी, पब्लिक ऑफिसेज में होंगी, वहाँ पे लड़कियाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। आप थाने में गए हैं, वहाँ पे अगर आपको महिला है तो महिला देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा महिलाएं दिखेंगी। आप ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, वहाँ आपको ज़्यादा महिलाएं दिखेंगी, तो आपको ऑलरेडी वो सेंस ऑफ सेफ्टी आपको फील होने लगता है। तो पब्लिक डिस्कोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और वो अभी बढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत धीरे बढ़ रहा है। जो हमारा लेबर पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ आपने राजनीति में बात की, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब महिलाएं राजनीति में आएंगी और नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग वाले पोजीशन पे जब तक नहीं बैठेंगी, तब तक बहुत ही हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही जेंडर न्यूट्रल तरीके से बनाया गया है। तब तक इसमें जेंडर सेंसिटिविटी नहीं आएगी। सिर्फ कानून बना देने मात्र से ज़रूरी नहीं, कानून तो हमारे पास अभी है, डाउरी के कानून है, भ्रूण हत्या के कानून है, क्रिमिनल सेक्सुअल असॉल्ट के कानून है, सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस के कानून है, लेकिन इसमें तो ऐसा आपको न्यूज़ देख के लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हाँ, हमारे पास कानून है, और फिर वो कानून के ज़रिए जो जस्टिस की जो लंबी एक लड़ाई है, संघर्ष, वो अपने आप में वो दोबारा सामने वाले को डिमोरलाइज करता है। मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ कोई हिंसा हुई है, जब वो ये जो कानूनी जो ढांचा है हमारा, उसके ज़रिए वो जस्टिस की लड़ाई लड़ती है, न्याय की लड़ाई लड़ती है, उसमें भी वो इतनी बार शोषित होती है कि वो कई लोग तो बीच में वो थक के हार के छोड़ देते हैं कि भाई ये अब कोर्ट कचहरी, थाना, ये सब का चक्कर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मतलब सिर्फ एक कानून पास कर देने से संसद में ये नहीं होगा, उसकी जो पूरी इम्प्लीमेंटिंग है ऊपर से नीचे तक, उसमें जेंडर सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, उसमें महिलाओं का योगदान का ज़रूरत है, और वहाँ पे महिलाएं आए तभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अदरवाइज़ ये कागज़ ही रह जाएगी। अच्छा, अभी जो मीटिंग हुई थी बापू सभागार में, तो वहाँ पे प्रशांत जी ने ये भी घोषित किया कि 40 विधानसभा सीट दिया जाएगा महिलाओं को जी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब आपको लग रहा है कि ये कम है, ज़्यादा है, या फिर अभी के लिए ठीक है, क्या है? नहीं, बिल्कुल, मुझे कम ज़्यादा में तो मैं नहीं पढ़ूंगी इसमें, ये बिल्कुल ठीक है। और ये तो पहली बार होगा कि 40 सीट भी कोई पार्टी दे रही है महिलाओं को, और वो दावा कर रही है कि हम देंगे, मतलब इट्स अ प्रॉमिस जो पब्लिकली किया गया है कि हम देंगे। और टू स्टार्ट विथ, मतलब शुरू में ज़्यादा लालच होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, 40 जिस हिसाब से हमारे पास नेतृत्व, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता है, उस हिसाब से 40 अभी के लिए ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं कि महिलाएं लीडर क्यों नहीं बन रही है, महिलाएं राजनीति में क्यों नहीं आ रही हैं। जब हमने बीज बोया ही नहीं है तो हम फल कैसे अमीच्छा का है? तो मैं जब शुरू में जनसुराज में आई थी, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप महिला नेत्रियों को ढूंढिए। मैंने कोशिश की अपने तरफ से, अपने व्यक्तिगत रूप से भी और प्रोफेशनली भी, लेकिन यही समझ में आया कि हमने अभी तक हमारे बिहार में महिलाएं इतनी पीछे है कि शिक्षा और रोजगार जो बेसिक नीड है उससे आगे बढ़ नहीं पाई है। उससे आगे बढ़ेंगी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर पनपेगी, वो अभी तक पनपी नहीं है। तो सिर्फ ये कह देना कि अच्छा हम तो तैयार हैं, आप भी आ जाइए मैदान में, आप भी तैयार हो जाइए, ये मुश्किल है। इसके लिए हम जनसुराज में ये प्रयास होना चाहिए, और मुझे लग रहा हो भी रहा है अभी कि जो लड़कियां हैं उनके अंदर ये राजनैतिक महत्वाकांक्षा जो है वो बीज उनमें डालना शुरू करे, तब जाके वो फ्यूचर लीडर्स की तरह अपने आप को देखेंगे। अभी तो बस इतना ही कि भाई मेरी पढ़ाई हो जाए और ठीक ठाक हमको नौकरी लग जाए, और ठीक ठाक फिर परिवार की तरफ से शादी, ये सब का दबाव तो फिर रहता ही है। आपने पंचायत सीरीज देखा होगा, पंचायत सीरीज में जो प्रधान जी है वो नीना गुप्ता जी हैं जी। लेकिन अभी तक पंचायत जब हम लोग शुरू में देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रधान जी किनको बोला जा रहा है, प्रधान जी के नाम से किसको फेमस किया जा रहा है ना। तो बिहार में भी आपको ये बात पता होगा कि बहुत सारे जगह पे फीमेल रिजर्वेशन होता है कि यहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट खड़ी होगी, तो वहाँ पे कहने के लिए तो फीमेल होती है, लेकिन जो लीड कर रहा होता है, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा होता है, वो उसका मोस्टली हस्बैंड होता है या भाई होता है या फिर कोई फैमिली का कोई मेल फिगर होता है। तो ये तो बिहार में भी चल रहा है। तो महिलाओं को मतलब राजनीति में लाने से इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए कि वो खुद लीड करें? इसमें देखिए दोनों पहलू है। एक तो जो मैं पहले कह रही थी कि कोई कानून या कोई नियम बना देने मात्र से नहीं होगा, कुछ परिवर्तन जो है वो समाज से ही आएगा। तो 50% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया है, और 50% मतलब अगर आप लिस्ट
हम लोग देखते हैं तो 50% महिलाओं के नाम भी है, कभी भी आप उनको फ़ोन कीजिए उनके पति या बेटा ही हाँ, उठाएंगे। सही बात। जो मीटिंग है उसमें भी पति या बेटा ही आएंगे। बहुत काफ़ी लंबे समय तक पंचायती राज व्यवस्था के साथ काम किए हैं हम लोग, और उसमें जब भी हमारी कोई ट्रेनिंग होती थी और महिला सरपंच और महिला मुखिया को हम बुलाते थे, उनके पति आते थे। हाँ, सही बोले बात। कि मैडम हम ले लेते हैं ट्रेनिंग, हम समझा आपने देंगे तो अलग अलग उनको। राज्यों में भी काम किया, हाँ। तो ये सिर्फ बिहार में है फिर बिहार के बिल्कुल बाहर नहीं, ये सारे राज्य में ज़्यादा या कम ये हर जगह है। मेरा ज़्यादा पंचायती राज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो गुजरात और राजस्थान का रहा है। वहाँ भी ये स्थिति है, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा परसेंटेज कम होगा। वहाँ पे महिलाएं थोड़ा ज़्यादा आ पाते, और ख़ासतौर से जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा जेंडर कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक रहता है। जैसे मैं गुजरात के एक आदिवासी इलाके में थी, वहाँ पे महिलाएं थोड़ा ठीक वो निकल के घर से आती, क्योंकि उनके कम्युनिटी में बहुत जेंडर डिस्पैरिटी नहीं है। ऐसा है कि महिला है तो आपको इतना ही तक रहना और पुरुष है तो आपको ये करना है। लेकिन यही दूसरे, जैसे ही जिला चेंज हुआ, जैसे मैं कच्छ में गई, कच्छ तो बहुत ही फ्यूडलिस्टिक है, वहाँ पे बहुत जेंडर बायस है। वहाँ पे मतलब आप मैं और आप पुरुष है और मैं महिला हूँ, हम साथ में बैठे बिल्कुल नज़दीक, ये भी नहीं मंजूर है। कि गाँव की बात कह रही हूँ कि ये भी बिल्कुल मंजूर नहीं है, इतना डिस्पैरिटी है। तो वहाँ पे दूसरे राज्यों में कम होगा, बट मुझे लगता है बिहार में ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो महिलाएं जो चुन के आई हैं उनके पति या बेटा ही अब तक संभालते हैं। और जब वो ब्लॉक प्रखंड ऑफिस में भी जाएंगे, जो अधिकारी है वो भी पति को ही देख के बात करते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं सरपंच हूँ, महिला सरपंच है और वो बैठी, उसके साथ उसका पति बैठा है, तो जो ऑफिसर है वो भी जब बात करेगा तो पति को देख करके बात करेगा, वो महिला को देख करके बात नहीं करेगा। तो ये पूरे सिस्टम की कमी है, पूरे सिस्टम की वो है। ये सेंसिटिविटी सिर्फ महिला को ये कह देना, जैसे ये अभी जो आपने जो महिला हिंसा की बात की, तो ये अभी ये हमेशा से चर्चा में रहा है कि महिलाओं को बताया जा रहा है कि सशक्त बनो। हम लड़कों को कब सिखाएंगे कि आप गलत मत करो, आप गलत दृष्टि से मत देखो। तो ये सेंसिटिविटी, ये जो संवेदनशीलता है, वो सिर्फ महिला को मालूम हो गया कि ठीक है मेरा अधिकार है, लेकिन उसको ये अधिकार किससे लेना है? वो अकेले घर में तो अपने आप से नहीं लड़ेगी ना, वो तो समाज से बाहर जाएगी, दफ्तर जाएगी, लोगों से मिलेगी। तो हमारे जो पूरा सिस्टम जो है, गवर्नमेंट का भी जो सिस्टम है, हमारे अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी सारी, वो बहुत जेंडर न्यूट्रल है और जेंडर इनसेंसिटिव है। तो ये बहुत संस्थाएं हैं, बहुत है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग करती है कि आप अपने काम में ये समावेशी कैसे बनाएं, संवेदनशील कैसे बनाएं। तो ये बहुत लंबा एक संघर्ष है। बिल्कुल ये कोई एक कलम या एक कागज या एक कानून से जाने वाली चीज तो आज ये नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जन स्वराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। उसमें से एक महिलाओं के लिए भी है कि 4% महिलाओं को लोन दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए सरकारी गारंटी पे। तो एक तो ये हुआ महिलाओं के बेटरमेंट के लिए। तो ऐसा और भी आपको कोई, मतलब पहले तो ये बताइए कि ये वाला आपको कैसा लग रहा है, ये जो बनाया गया है कि 4% लोन दिया जाएगा, उससे महिलाओं का क्या बेनिफिट हो सकता है? दूसरा, इसके अलावा कोई और ऐसा काम आप बताइए जो लगता है कि इस पे भी अगर थोड़ा और अच्छा काम किया जाए तो महिलाओं को सशक्त करने में, समाज में आगे बढ़ने में थोड़ा उनको मदद मिलेगी। आज वाली जो बात है वो ऑलरेडी देखिए बहुत तरीके से माइक्रो फाइनेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं जो महिलाओं को लोन देती है। इसके पहले मैं आपको कह रही थी, मैं पहले बंधन में 1 साल मैंने काम किया। उनकी 100% जो लोनर बेस है वो महिलाएं हैं। वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स में महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस लोन देते थे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। फिर सरकार की अपनी व्यवस्था है जो SHG के माध्यम से वो लोन देते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे प्रयास हुए हैं कि क्रेडिट एक महिला को, अगर वो स्वरोजगार करना चाहती है तो क्रेडिट उसको उपलब्ध हो जाए, मुहैया हो जाए। लेकिन अभी तक जो सबसे गरीब गांव देहात में रहने वाली लड़की महिलाएं हैं, और वैसे भी महिलाएं जो ठीक ठाक पढ़ी हैं, आज भी आप देखिए ज़्यादा स्वरोजगार नहीं है। अगर स्वरोजगार है तो लोन महिला के नाम से जा रहा है, लेकिन वो जो बिजनेस है
वो पूरा घर के पुरुष उसको कंट्रोल उसको कर handle रहे कर रहे हैं। हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पैसा ले, आप बिजनेस कीजिएगा तो परिवार के लिए Ultimately- कीजिएगा, ultimately एक family grow हो रहा है तो ठीक फैमिली है। ग्रो हो रहा है, फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम फैमिली के पास जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन बहुत हद तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्वरोजगार, ये सब प्रयासों से बहुत ज़्यादा स्वरोजगार महिलाओं को मिला है, या उनको, जैसे अब मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख का लोन मिलता सही है, बात। आपको मालूम होगा उसमें 2.5 लाख रुपए सीधे पीसी रेट है। एक आपने आवेदन किया है, आपको 5 लाख आपका इंटरेस्ट फ्री होगा, ब्याज फ्री होगा आपको, 5 लाख आपका माफ होगा। उसमें भी 2.5 लाख रुपए आपको पहले उसको देना है, पास आपका होगा नहीं। सही बात है। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि भाई इस महिला को 5 लाख फ्री में मिल जा रहा है, फ्री में इसको तो मिल जा सरकार रहा है। वापस ही नहीं लेगी, तो भाई तुम 2.5 लाख तुम उसमें रखो, मेरा 2.5 भी लाख कुछ मैं कमीशन देना बनता है। ये मेरा तो भी बिहार में कमीशन एक बनता सिस्टम ही है। ऐसा बन गया है कि जब तक आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तब तक वो हाँ। आपके लिए पेन भी ना हिलाए। तो मैं बार बार जो हमारा जनसुराज का पूरा जो क्या कहते हैं, हमारा जो है जनसुराज मतलब गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस कोई कानून सिर्फ कानून बनाने से या स्कीम लॉन्च करने से नहीं होगा। गुड गवर्नेंस है जब पूरे सिस्टम में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से हो, टॉप टू बॉटम, तभी ये गुड गवर्नेंस होगा। तो ये बहुत अच्छा है। अगेन मैं थोड़ा यहाँ पे सिनिकल हूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत अच्छे स्कीम्स और बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे चीज़ महिला क्रेडिट को लेकर के कि उनको पहले भी आ चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया नहीं हुआ है। तो अगर जनसुराज ये कह रही है हमारी सरकार बनेगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो कितना सक्सेसफुल है, कितना फ़ायदेमंद है, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे पता चलेगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाती है। पलायन पे जब बात करते हैं लोग तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो मेल फिगर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि पटना से दिल्ली चले गए, पटना से बेंगलोर चले गए, पटना से मुंबई चले गए। महिलाएं जो रहती हैं वो तो बिहार में ही रह जाती हैं। अगर बिहार की बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन की दिक्कत है। तो पलायन का जो मुद्दा है, इससे सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि महिलाओं पे असर पड़ता है, मतलब इक्वल बोला जा सकता है। तो महिलाओं के बारे में बात नहीं किया जाता है कि इनसे पलायन की वजह से महिलाओं पे क्या असर पड़ रहा है। तो आपका क्या इस पे ये है? मुझे लगता है महिलाओं के लिए पलायन भी सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसको हम सही नैरेटिव सेट करके अगर महिलाओं से ये संवाद स्थापित करें, एक बातचीत करें, तो आप जब बात करेंगे तो उनका दुख झलक जाएगा सामने से। मैं काफ़ी गांव देहात में घूमी हूँ, जब बात करते उनका दुख समझ में आता है। जब बिल्कुल 25-30 साल की छोटे बच्चे, 1-2 साल का बच्चा गोद में हो और पति बाहर कमा रहा हो, उसको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। घर के परिवार के लोगों के हो, समाज में अगर वो बाहर जाके अपना काम करने का कोशिश करती है तो फिर उसको सुनना पड़ता है, अच्छा तुम बहुत वो हो गई हो, हाथ से निकल रही हो, घर से बाहर जा रही हो। तो मतलब पति बाहर है तो महिला हाथ के कंट्रोल से बाहर चली गई अगर वो कुछ करने की कोशिश करे। और साथ ही वो जो परिवार जो टूटता है उसका दर्द जो है तो है ही। अब इस कम उम्र में अगर आप बुजुर्ग हो गए हो, अलग हो गए हो, मतलब तब आपका साथी आपके साथ नहीं है, वो भी दुख का कारण है, लेकिन कम होगा। लेकिन जो बिल्कुल अपने 20s 30s जो अपने यूथ में अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पा रहे और उनके छोटे छोटे बच्चे गांव में हैं और वो साल में 1 बार 2 बार मिल पा रही है, ये बहुत वेदना, उनके मन में बहुत वेदना है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ऑफ कोर्स ये महिलाओं का दुख है तो इस पे ज़्यादा बात नहीं होता है, बात ज़्यादा हार्डकोर इश्यूज़ पे होती है। इमोशनल इश्यूज़ पे कौन ज़्यादा बात करेगा, ये बहुत बड़ा राजनीतिक का मुद्दा भी नहीं है। इस पे बहुत आप वोट भी आप बहुत ज़्यादा चाहोगे भी तो नहीं बटोर पाओगे, तो आपको रोज़ी रोटी पर ये इन्हीं सब पे बात वो सीमित हो जाती है। लेकिन अगर आप गांव में देखेंगे तो जो महिलाएं जो पीछे छूट रही हैं, बहुत महिलाएं तो साथ में भी अब जा रही है, पूरा का पूरा परिवार पलायन कर रहा है, परिवार जा रहा है। हाँ, और वो लोग बाहर में जाते हैं तो एक ही जगह पे वो लोग साथ में ही काम करते हैं। वो भी महिलाएं भी मजदूरी करने लगी हैं साथ में, जो हरियाणा पंजाब जो महिलाएं जाती हैं वो भी मजदूरी करने, लेकिन खास बहुत बड़ा वर्ग जो पीछे छूट गया है, वो मैंने तो खुद महसूस किया है कि वो काफ़ी बहुत मतलब आइसोलेशन में जी रही हैं। एक दुख है उनको, बस यही खुशी है कि महीने में जब साल में 1 बार पति आएगा तो थोड़े पैसे इकट्ठे करके लाएगा, थोड़ा घर बन जाएगा, थोड़ा सामान आ जाएगा घर का, लेकिन दुख तो उनको है ही। एक बात जो समझ में नहीं है कि जैसे आप पहले जॉब कर रही थी, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, आपने अलग अलग स्टेट में भी काम किया है,
जन स्वराज से भी जुड़ने का कोई कारण होगा? मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनमें से हैं जिनको कोई बोला हो कि जाओ कि जन स्वराज में जुड़ जाओ तो आप जुड़ गए। आपने जन स्वराज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता की होंगी, आपने ये भी मतलब इंश्योर किया होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाके हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपका रीज़न था जन स्वराज से जुड़ने का? देखिए, जन स्वराज से मैं सचमुच में मतलब जन स्वराज में नवंबर 2022 में मैं जुड़ी और 2 अक्टूबर को 2022 को पदयात्रा शुरू हुई थी। उसके पहले जन स्वराज का एक फेलोशिप प्रोग्राम था, उसमें मैं उस समय गुजरात में थी, एक असाइनमेंट में थी, मैं वही आदिवासी क्षेत्र में थी। तो मेरे किसी दोस्त ने, और उसके पहले 1-1.5 साल मैंने आपको बताया कि 2020 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आऊँ। लेकिन जो बाकी युवाओं का दर्द है वो मेरा भी है कि बहुत सारे हम यंगस्टर्स हैं, हम जो समझते हैं थोड़ा बहुत काम करके हमने एक्सपीरियंस भी गेन किया है, हमारी थोड़ी बहुत गवर्नेंस की समझ भी हो गई है, कम्युनिटी की समझ बन गई है, लेकिन हमारे पास जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है हमारे जैसे युवाओं के लिए उनके यहाँ पे बहुत सीमित स्पेस है। और ख़ास तौर से एज अ वुमन मैं कंफर्टेबल फील नहीं, मुझे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इस जगह पे जाकर के मैं सेफली, बिल्कुल सिक्योर, सेफ महसूस करते हुए अपना योगदान दे पाऊँ। और यंगस्टर्स तो छोड़े, ऊपर से यंग, आप महिला हो, आप अनमैरिड हो, तो ये बढ़ जाता है, ये थोड़े से हेजिटेशन अंदर में बढ़ जाता है। और हेजिटेशन का बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ख्याली हेजिटेशन है, इसका मतलब सॉलिड रीज़न है हेजिटेशन का। तो मैं कोशिश करी और मेरे दिमाग में साफ था कि मुझे नेशनल उसमें दिल्ली में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करना है। मैं जब भी करूँगी तो मैं बिहार में करूँगी और अपने एरिया में करूँगी, मुझे ज़मीन पे काम करना है। और मैं ये कर भी रही थी, मैंने जो भी काम किया है उसमें मेरा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है मेरे काम में। तो और चूँकि मैं जो आप गवर्नेंस को लेकर के, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ये सारे अलग अलग शब्द है, टूल है बेसिकली, कैसे आप समाज, गांव देहात में जाकर के लोगों को आप इकट्ठा करते हो, उनको मुद्दे समझाते हो, उनको तैयार करते हो उन मुद्दों को के लिए संघर्ष करने के लिए, तो उसके अलग अलग टूल्स हैं, उसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो मैं वही सब काम कर रही थी। और ये जो प्रशांत जी का जो है एक पॉलिटिकल एजुकेशन आप कहिए, जो अभी वो सारे भाषण में जो गांव में जाते हैं कि आप अपने वोट की कीमत पहचानिए, आपके पास बहुत ताकत है, वोट में बहुत ताकत होती है, आप सरकार बना सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन का काम मैं काफ़ी समय से कर ही रही थी। और जब पता चला कि भाई ये तो बिहार में कर रहे हैं, मैं प्रशांत जी को पहले जानती थी, मीडिया के थ्रू ही जानती थी, मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेक्शन नहीं है उनसे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज डूइंग, मुझे बाद में पता चला कि ये प्रशांत जी कर रहे हैं। मैं पहले जन स्वराज के बारे में पढ़ा, मैंने लोगों के साथ अपोजिट हो जाए जनरली कि लोग प्रशांत किशोर को पहले जानते हैं, बाद में जानते हैं। नहीं, मैंने जन स्वराज के बारे में पढ़ा, और जो पढ़ा मैंने वो मतलब मुझे लगे कि भाई यही तो मैं कर रही हूँ और यही तो मुझे करना है। तो देयर वाज नो सेकंड थॉट, मैंने तुरंत उस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और मैं बिहार आ गई। और मैंने जब आया तो मुझे महिला संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें मैंने 8-9 महीने मैंने काम किया। और मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में साफ था कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष के पीछे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये बहुत बढ़िया इंसान है, इनके साथ काम करेंगे तो मैं उस मानसिकता से मैं नहीं आई। मुझे लगा कि ये काम बहुत ज़रूरी है और बहुत लंबे टाइम से ये वैक्यूम है, ये किसी ने नहीं किया और पता नहीं कब कौन करेगा, इतने बड़े लार्ज स्केल पर ये सारा चीज़। और जो भी करे, प्रशांत जी करे या कोई और व्यक्ति करे, मैं बिल्कुल साथ में आने के लिए तैयार है। आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क। मैंने ये सोच के मैं आई, फिर मैं प्रशांत जी से फिर बाद में मिली। जैसे आपने बताया कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट था, तो मतलब जैसे राजनीति की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लड़कों के लिए भी, मतलब उनकी फैमिली बोलती है कि कहाँ जाओगे, उधर अच्छे लोग नहीं होते हैं, चोर बेईमानी होते हैं। हाँ, तो लड़कों के लिए तो है ही है, महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा है कि वो और ज़्यादा शायद अनसेफ फील करती हूँ। तो मतलब ये आपने अचानक से ऐसा कैसे डिसीजन लिया कि नहीं मुझे राजनीति में ही जाना? सोशल वर्क तो आप कर ही रही थी, तो आपको क्या ऐसा लिमिटेशन लगा कि सोशल वर्क में ये नहीं किया जा सकता, इसके लिए मुझे राजनीति में ही आना पड़ेगा, तो जाके शायद हम वैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए कि जिससे सोसाइटी का और मतलब महिलाओं का भला हो? देखिए, सोशल वर्क में भी बहुत सोशल एक्टिविज्म वाले तरफ में ज़्यादा झुकाव था मेरा काम का जो
टेम्परामेंट था वो सोशल एक्टिविस्ट वाला ज़्यादा था। तो उसमें पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते। वो तो ज़्यादातर जो उसमें जो लड़ाई जो संघर्ष होता है वो आपको स्टेट मशीनरी से होता है। आप सत्ता से, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो, है ना, तो अलग अलग तरीके से। तो वो एक डायलॉग, वो पॉलिटिकल में ऑलरेडी पॉलिटिकल काम कर रही थी, मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं नहीं थी। अच्छा। तो मुझे ये धीरे धीरे महसूस हुआ काम वही कर रहे, तरीका थोड़ा सा तरीका अलग होना करना पड़ेगा उसमें, कि मैं पॉलिटिकल काम में शोर, बगल से शोर हल्ला गुल्ला करने से ज़्यादा नहीं होगा। अगर सचमुच में अगर परिवर्तन करना और जो मैं चाह रही हूँ कि मैं कर पाऊँ, उसके लिए मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुसना ज़रूरी है। हाँ, तो मैं 10 लोगों को मोटिवेट करूँ कि भैया बहुत बढ़िया है, आप क्यों नहीं अब चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगे भाई मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं। तो फिर मैं आ गई। और परिवार की बात है तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, लेकिन जो मेरा लार्जर परिवार है वो तो यही कहता है कि भाई ये क्या फालतू है, सेफ्टी इश्यूज है, ऐसे होते हैं नेता, आप हाँ आपके पास पैसा नहीं है, आप पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हैं, तो कौन पूछेगा, क्यों देगा। बट अब धीरे धीरे 1.5 साल से मैंने देखा है कि उनका, मैं जब आई थी तो जनसुराज इतना पॉपुलर नहीं था उस समय, क्योंकि पदयात्रा 2 महीने शुरू हुई थी। लेकिन अब 1.5 साल बाद जब ये बात अब गया तक पहुंचनी शुरू हो गई है, मीडिया में बिल्कुल छाया हुआ है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रशांत जी लगभग पहुंच चुके हैं सब लोगों तक। तो उनका भी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा वो चेंज आ रहा है उनके उसमें। वो कह रहे हाँ ठीक है, करो। एंड देन उनको लगा कि भाई ये 1.5 साल से है, खुश है, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। उनको तो आप मेरी सुरक्षा से ज़्यादा मतलब है। तो वो समझ में आता है कि इतने हाईली प्रोफेशनल ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो, जैसे इस ऑफिस में भी आओ, तो कभी आपको नहीं लगेगा कि आप टिपिकल ऑफिस में आए हैं, कोई बैठा है, पान चबा रहे हैं, आप सिकुड़ के बैठी हैं कोने में, आपको बहुत ही हेजिटेशन फील हो रहा है, आप नज़र झुका के संकोच में बैठी है, वैसा महसूस नहीं होता है। तो ये स्पेस भी बहुत, मैं इसलिए बार बार ये कह रही थी कि हम कैसा इन्वायरमेंट बिल्ड करते उस पर भी बहुत है। इस तरह का इन्वायरमेंट अगर होगा तो मैं क्या, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आएंगी। अगर हम उसको सुरक्षित महसूस करेंगे, हम कहेंगे कि आपके लिए भी यहाँ पे जगह है, आप भी आइए। लेकिन अगर उनको वो महसूस नहीं होगा, तो हाँ वो महसूस नहीं होगा तो ऑफिस में नहीं आना चाहेंगे। जैसे मैंने पदयात्रा में भी देखा कि प्रशांत जी जब पदयात्रा में चलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां बिल्कुल नज़दीक आकर उनके बिल्कुल नज़दीक आकर उनके साथ सेल्फी ले रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। आप कोई भी नेता का फोटो दिखा दो जहाँ पे इतनी यंग लड़कियाँ इतने बेबाकी से उसके इतने करीब खड़ी हुई है, उनकी बॉडी के इतने करीब खड़ी हुई है, ये ऑटोमेटिकली समझ, मतलब उससे एक सेंस ऑफ सेफ्टी है। सच्चाई की एक अपनी ताकत होती है। तो वो उससे आप माहौल आप समझ सकते हो कि वो जो स्पेस है वो इस तरह का समावेशी स्पेस आपने बिल्ड किया है जहाँ पे किसी को मतलब हेजिटेशन या झिझक महसूस नहीं होगा। महिलाएं अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो टॉप 3-5 क्वालिटीज़ हो सकता है जो अगर किसी महिला के अंदर है तो उसको कंसिडर करना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए? क्योंकि महिलाएं आ नहीं रही हैं, तो चाहिए ऐसी महिलाएं जो सोसाइटी से बाहर निकल के लीड करने लायक हो। तो कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ होगी कि जो देखे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जैसे होता है ना कि अगर किसी का मैथ्स में अच्छा है तो उसको हम लोग इंजीनियर बना दिए, किसी को बायो में मज़ा आ रहा है तो वो डॉक्टर बन गया। तो पॉलिटिक्स में आने के लिए वो क्या 3 या 5 टॉप क्वालिटीज़ हो सकती है कि ये है तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए? पॉलिटिक्स तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, मुझे तो पॉलिटिक्स में आने के लिए है कि नहीं। मैं लीडरशिप का मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरे काम का एक मेजर एरिया रहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे बार बार पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा बोलती हो या ज़्यादा आप सामने, तो मतलब यू आर मेड फॉर दिस। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो कहते हैं कि नहीं आपके लिए नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने इसका जस्ट उल्टा देखा है कि उल्टा इन अ सेंस कि मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जो कम भी बोलती है, जो इंट्रोवर्ट भी है, लेकिन उनकी समझ बहुत सटीक है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में उनकी समझ बहुत बढ़िया है। और अंदर से वो हिम्मत रखती हैं कि मैं जिस चीज़ में विश्वास करती हूँ मैं रिस्क लूँगी, मैं ये काम करूँगी। वो मैं एक लीडरशिप का अच्छा पैमाना मानती हूँ। और जो अच्छा लीडर है वो पॉलिटिक्स में भी अच्छा लीडर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अच्छा लीडर फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल भी हो। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स
चुनाव लड़ते हैं और वो हार जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अलग अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो आपकी खुद की अपनी एक सोच होनी चाहिए, अपना खुद का एक सपना होना चाहिए, अपना एक सिनेमा होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ये नहीं घर वाले क्या बोल रहे हैं या किसी को इम्प्रेस करना है या कुछ, मुझे एक आपके अंदर एक विजन होना चाहिए कि मैं अब खुद के लिए, पूरे समाज के लिए भले नहीं हो, खुद के लिए एक पहला तो वो होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि समाज के प्रति छोटा ही सही लेकिन एक कमिटमेंट कि ये समाज में बदलाव होना चाहिए, इसमें मेरी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो पंचायत स्तर की महिलाएं हैं, जो आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, जीविका है, जो भी थोड़ी बहुत जो वोकल महिलाएं, यही सारे सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गई हैं अभी, क्योंकि और कोई सिस्टम है नहीं। इसमें थोड़ा रोजगार भी हो जाता है, प्लस आप एक पंचायत स्तर की आप नेत्री के रूप में भी देखी जाती हैं। आशा आंगनवाड़ी एक तरह से नेत्री के रूप में ही देखी जाती है। जीविका की दीदी जो है अपने गाँव देहात में, उनमें देखिए, उसमें एक तो फिर झिझक का क्या है कि आप कभी घर से नहीं निकले हो तो आपको तो झिझक आएगा ही, लेकिन जब आप बार बार निकलने लगेंगे, 2 महीने आए, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो चला जाता है, वो टूट जाता है। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बोलना है कम बोलना है वो क्राइटेरिया वो नहीं है। एक तो आपके अंदर हिम्मत है, दूसरा कि आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के लिए अभी भी समाज में बहुत रूढ़िवादी सोच है। उनको लगता है आप पढ़ेंगे तो कि हाँ बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, आप नौकरी करेंगे तो बोले हाँ लड़कियों को भी बिल्कुल नौकरी करना चाहिए। जैसे ही आप बोलेंगे कि हम लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात हो गई। वो बोलेंगे अच्छा लीडर बनोगी, चलो अपना काम करो, रोजी रोटी पे ध्यान दो। तो महिलाओं को अभी भी लीडर के पोजीशन पे या सत्ता में देखने की आदत हमारे समाज को नहीं है, और बहुत कम है। और जो भी महिलाएं हैं, बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जो पब्लिक लाइफ में है, जो पावरफुल पोजीशन पर है, और वो एक तरह से एस्पिरेशन है जिसको लड़कियों की हमको इनके जैसी बनना है। ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है। अभी भी आप ज़्यादातर पूछिएगा तो IAS IPS यही इंस्पिरेशन है लड़कियों के, है ना। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशनल्स जो हैं, क्योंकि हम लोग अभी पॉलिटिक्स में, आप जैसे मैं एक मेधा छात्रवृत्ति एक कार्यक्रम था, उसमें एक इंटरव्यू था जिसमें 100 लड़कियों को चयन करना था। तो मैं हर लड़की से इंटरव्यू में एक सवाल ज़रूर पूछती थी कि आपको सबसे अच्छा लीडर कौन लगता है। तो मैं कह, नेता ज़रूरी नहीं हो कि वो पॉलिटिशियन हो, लेकिन लीडर कौन अच्छा लगता है, एक पुरुष और एक महिला। तो ज़्यादातर जब वो IAS ऑफिसर की कोई मतलब इस तरह का कोई प्रोफेशनल फेस ही बताती थी, बोले नहीं पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं पता, बहुत ज़्यादा मोदी जी और इनका नाम ले लेती थी, ज़्यादातर मोदी जी का ही नाम लेती, क्योंकि वही सीड किया गया है वो, मतलब हाँ। जब मैं पूछती थी कि क्यों, तो आप हैरान हो जाएगा क्यों बोलते हैं। 80-85% ऑफ लड़कियां जब मोदी जी का नाम ली, मैंने पूछा क्यों, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने 370 हटाया है, वो कश्मीर का 370 हटाया है, इंडिया का नाम रोशन किया है, इसके बियॉन्ड उनको नहीं मालूम। अच्छा। तो एक जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पॉलिटिकल एजुकेशन। लड़कियों के बीच में पॉलिटिकल एजुकेशन, और सिर्फ लड़कियों नहीं, पूरे समाज में पॉलिटिकल एजुकेशन, लेकिन अब महिला से जुड़ा पूछ रहे तो बोले महिलाओं के बीच में पॉलिटिकल एजुकेशन। बहुत सारी जीविका की दीदी से गांव में मिलती हूँ, उनको, वो इतने साल से जीविका का काम कर रही हैं, गांव देहात में घूम रही हैं, उनको 50% महिला आरक्षण है पंचायत में, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। सही बात। आप इतने क्लोजली सिस्टम के साथ, गवर्नमेंट सिस्टम के साथ काम कर रही हैं, तो सबसे पहला तो जो नॉलेज होगा वो ट्रांसफर तो इन्हीं के पास होगा, क्योंकि सबसे क्लोजली अटैच तो आप ही है। जब वो, आप सोचिए कि कितना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। सबसे पहले तो सारी जीविका दीदी को बिल्कुल पॉलिटिकली एजुकेटेड हो, वो बिल्कुल स्मार्ट हो, सिर्फ ये नहीं कि फलाने जगह रैली है तो हमको सबको बटोर के रैली में जाना है, ये यही तक, उतना ही तक लिमिटेड हो गया है। जब उनसे पूछते थे कि आप चुनाव लड़ेंगी पंचायती राज का, आप लड़िए, आप तो इतना घूमते हैं, आप क्यों नहीं लड़ेंगी, ना ये सब क्या है, मतलब ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ना हम तो यही ठीक है, काम करेंगे, हम क्यों करेंगे। तो ये अच्छा, आपने अभी इस सवाल के जवाब में बोला कि जैसे कोई भी महिला आना चाहती है अगर राजनीति में, तो उसका अपना एक कोई मोटिव होना चाहिए, मतलब कोई एक होना चाहिए कि हम जाएंगे पॉलिटिक्स में तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यही सवाल अगर आपसे अगर हम पूछें कि आप भी पॉलिटिक्स में आई, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, मतलब दुनिया देखा है,
तो आपका वो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे जाके पॉलिटिक्स में जाके सही करना ही करना है? वो महिलाओं के लिए भी हो सकता है, बिहार के लिए भी हो सकता है, मतलब ओवरऑल सबके लिए हो सकता है, क्या वो ऐसा पॉइंट था? ऐसा मेरा कोई एक ब्रेकिंग पॉइंट नहीं रहा है। बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीज़ देखा, पढ़ा, सुना, बात किया, तो बैकग्राउंड में वो रिफ्लेक्शन वो चलता रहता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं, ये है तो ये क्यों नहीं, वो बहुत अंतर्द्वंद काफ़ी लंबे समय से रहा फिर है। भी आप क्या एक चीज़ वो है बदलाव करना चाहती हैं, मतलब मैं ये आऊँगा तो ये तो मुझे ये तो करना ही करना है, ये तो होना ही चाहिए? नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा, मैं इसको इस तरह से, क्योंकि खासतौर से मैं गवर्नेंस मुद्दों पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ था कि सिस्टम में कितना भी अच्छा अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, मैं आपको सबसे बेस्ट सबसे महंगा इंग्रेडिएंट्स भी ला के दे दूँ, तभी भी आप उसका गोबर ही करेंगे आप, सही बात है ना? सही बात। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है ना वो अलग अलग ये फलाना स्कीम ये उसका, लेकिन उसके पीछे जो पूरी मशीनरी है, जो सिस्टम है, जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो बिल्कुल मतलब जमी हुई काई, उस पर काई जमी हुई है। उसको सुधारना, सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा कि मुझ में वो हिम्मत है, मुझ में वो जुनून है कि मैं वो काम, सिर्फ 1 साल 2 साल चुनाव लड़ने हारने की बात नहीं है, मुझे ज़िंदगी में यही करना है, भले मैं वो पॉलिटिक्स के बाहर करूँ या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आके करूँ। तो मुझे लगा कि मुझ में वो हिम्मत है, मुझ में वो जुनून है कि मैं इसको सुधारूं, और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने जो रास्ता चुना है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, मैं ईमानदार हूँ और मैं मुखर हूँ, मैं निडर हूँ। तो इसलिए दबाव जब आएगा तो मैं अभी से आपको नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसा पहले हुआ है कि मेरे काम में ऐसा दबाव आया है कि मैं जेल जाते जाते बची हूँ। अच्छा। मुझे मारने के लिए मुखिया सरपंच की 2 गाड़ियाँ मेरे गाड़ी को फॉलो कर, ये तो एकदम मतलब बताना चाहिए आपको, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था? तो मैं गुजरात में जब थी तो हम लोग एक सोशल अकाउंटेबिलिटी का एक कार्यक्रम था, तो बेसिकली उसमें हम क्या करते थे कि गांव में हमको लोगों को पीडीएस के ऊपर हमारा खास तौर से था, तो पहले नरेगा था, पीडीएस, ये जो घटना है वो पीडीएस का, तो हम पीडीएस की ऑडिट करते थे, सोशल ऑडिट कहते हैं उसको, कम्युनिटी मॉनिटरिंग। तो बेसिकली उसमें क्या करते कि गाँव के लोग खुद बैठेंगे और तय करेंगे कि भैया ये कार्यक्रम है, इसमें यही कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है, इसमें क्या कमी है, वो खुद लोग उसका आंकलन करेंगे। कोई अधिकारी आके कागज पे लिख के, कोई अफसर आके नहीं जाएगा, वो लोग तय करेंगे कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में जैसे ग्राम सभा भी होती है, तो ग्राम सभा में गाँव के लोग प्लान तैयार करते हैं कि भैया लेबर बजट बनेगा तो इस साल अगले साल नरेगा में कौन कौन सा काम करना है, क्या ज़रूरत है, अच्छा ठीक है वो तालाब खुदवाना है, वो हमारी सड़क है कच्ची उसको ठीक करवाना है। फिर ऐसा हमने बहुत सारे वहाँ पे 1-2-3 प्रखंड थे, उन सभी गांव में जा के हमने ये काम किया, और हमारी बहुत यंग टीम थी, मैं टीम लीड मैं 26-27 साल की थी उस समय, और बाकी सब जो थे वो मुझसे भी छोटे थे। तो हम लोग 9-10 बज जाता था गांव से वापस अपना जो हमारा जो कार्यालय था वहाँ पे आते आते। आपकी टीम में सारी फीमेल्स थी? नहीं, लड़के लड़कियाँ दोनों मिक्स थे। हाँ, 2 लड़कियाँ थे और 2-3 लड़के थे, और हमारा एक ड्राइवर था, हमारे पास गाड़ी 4 व्हीलर था उस टाइम पे। तो हुआ ऐसा है कि ये भाई बात फैलनी शुरू हो गई कि ये कोई लोग हैं, वो आते हैं और हमसे बात नहीं करते हैं, सीधे गांव में जाके लोग को बताते हैं कि आपको इतना मिलना है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको तो 20 किलो गेहूं मिलना है, आपको 10 ही किलो दे रहा है, आपको 12 किलो चावल मिलना है, आपको 8 ही किलो मिल रहा है, तो इतना कहाँ जा रहा है, तो आप सवाल पूछिए। तो धीरे धीरे उसका असर क्या हुआ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लोग के पास पहुंचा कि भाई हमको इतना कम मिल रहा है, वो जाके पीडीएस वाले से सवाल पूछने लगे। और मुखिया सरपंच और पीडीएस वाले का एक बड़ा गहरा नेक्सस होता है, हमको मालूम है। तो ज़्यादातर ये जो पीडीएस का जो लाइसेंस होता है वो सरपंच मुखिया या जो बाहुबली होंगे उन्हीं के परिवार या उनके इर्द गिर्द के लोगों को मिलता है। तो धीरे धीरे जब 1 गाँव में 2 गाँव में ऐसे बात फैलने लगी, तो एक गांव की घटना है जहाँ पे रात को 9-10 बज गए थे और हमारी मीटिंग चल रही है, लोग 150-200 लोग वहाँ पे बैठे हैं। जब उनको पता चला कि कोई व्यक्ति
और उतने गरीब लोग हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जानकारी का अभाव है। तो जानकारी, लोगों के पास सिर्फ जानकारी से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, वो मुखर हो सकते हैं। वो जाके, तो कई जगह हमारे पास फ़ोन आता था कि भाई आप लोगों को भड़का रही हैं, जा करके आप बंद कर दीजिए। हमारे कई जगह पंचायतों ने वो लेटर किया कि भाई इस संस्था को हमारे पंचायत में मना कर, घुसना, काम नहीं कर सकते, आप बॉयकॉटेड हैं। और चूंकि हम लोग ये भी कर रहे थे तो साथ साथ में पंचायती राज पे भी काम कर रहे थे, तो हम उनकी पंचायत की प्लानिंग भी बनवाते थे। तो ये बड़ा डाइसी हो गया। फिर वो एक गांव की घटना है, जब हमें कर रहे थे तो पीछे में कुछ लोग आके खड़े हो गए, वो लोगों को हम नहीं पहचानते। तो धीरे धीरे आसपास के लोगों ने कहा कि आप लोग निकल जाइए, अब लेट हो गया है, आप निकल जाइए मैडम। तो जब हम जाने लगे तो मतलब कुछ रास्ते हम जल्दी जल्दी रैप अप करके, हमने, ड्राइवर होशियार था, वो समझ गया, और बहुत अंदर का गांव था, तो हमने तेज़ गाड़ी चढ़ाई, काफ़ी दूर तक 4-5 किलोमीटर तक उन्होंने पीछा किया। फिर भी हम हाईवे पकड़ लिए, तब वो फॉलो नहीं किया। उसके 2 दिन के भीतर ही 2-3 गाड़ी भर के 8-10 गांव के मुखिया, सरपंच और पीडीएस वाले लोग आए ऑफिस में मुझसे मिलने। मैंने पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किया उसमें, और वो कह रहे हैं कि भाई आप हमसे बात कर लीजिए, आप कुछ पैसा ले लीजिए, लेकिन ये जो है गांव में लोगों को मत बताइए। अब हमने कहा कि भाई आप, यही काम है, हम आपको नैतिकता का ज्ञान देने नहीं आए कि आप एकदम ईमानदार हो जाइए, लेकिन जो सबसे गरीब है, उसके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, वो दिन भर मेहनत करता है, कम से कम उस गरीब को आप दे दीजिए। बाकी हम नहीं चाह रहे कि आप राजपूत फलिए के लोगों को आप दे रहे हैं कि नहीं, हम तो कह रहे कि जो सबसे गरीब है, कम से कम दलित बस्ती का तो आप राशन मत मारिए। और कई ऐसे अच्छे लोग थे जो राशन देना शुरू कर दिए, पूरा राशन देने लगे। कई लोग थे जो नहीं भी दिए, लेकिन कई लोग थे पीडीएस वाले जो खुद से देने लगे। तो उस समय जब वो आए थे तो काफ़ी वो, मतलब एमपी एमएलए तक बात चली गई थी कि संस्था को बंद कराना है, लोगों को भड़काते हैं, इनको झूठ मूठ का जा कर के कुछ बताते हैं कि हम कुछ बेईमानी कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट है। खैर हम लोग जैसे लोग जो संस्था के हैं, बाहरी है, उनको पता चला कि मैं गुजरात की नहीं हूँ, तो थोड़ा वो भी पीछे हट गए, क्योंकि मसला बड़ा हो जाता अगर मेरे पे कुछ होता तो। लेकिन ऐसे बहुत गांव के और बहुत साधारण लोग, जब इस तरह के आवाज़ उठाने वाले लोग हैं ना, उनको बहुत बुरी तरह से उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। ग्रास रूट पे बहुत सारे ऐसे अच्छे एक्टिविस्ट लोग हैं जो बहुत ईमानदारी से, बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल से मुश्किल जो प्रश्न हैं, जो हम में से कोई हिम्मत नहीं कर सकता पूछने का, वो पूछते हैं, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ये समझा जाए कि जज्बा उनके पास होता है, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं होता है कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा सके। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास क्या है, ना पैसे का है, ना आपके पास कोई इस तरह का नेक्सस है। ज़्यादातर मेन स्ट्रीम में सोशल एक्टिविस्ट का मतलब हम कुछ नामी गिरामी चेहरे जो मीडिया में सुनते देखते हैं उनको समझते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो आप कभी उसके बारे में नहीं जानते हो, जब उसके गांव, बिल्कुल एरिया में काम कर रहे हैं। हाँ, आप सिर्फ मेधा ताई का नाम जानते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे काम की, वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं जिनके पास घर में 4 कपड़े और 2 बर्तन हैं, वो सालों से लगे हुए हैं उस काम को लेकर के, लेकिन उनका कहीं भी नाम नहीं है, उनका कोई नाम नहीं होता, गुमनामी में जी रहे हैं, वो पूरी अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा के गुमनामी में जी रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं तो बहुत प्रिविलेज थी कि मेरे पीछे कुछ बैकअप था, मेरी एजुकेशन है, मैं अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ, ये सारे प्रिविलेज है मेरे। बिहार में शराबबंदी है, तो जब भी शराबबंदी की बात आती है तो महिलाएं पुरुष दोनों का अलग अलग रिएक्शन होता है। महिलाएं कितनी खुश हैं शराबबंदी से, और अगर खुल जाएगा तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, मतलब बिहार के इस पे भी एंगल से भी बताइए, और महिलाओं के एंगल से भी, कि शराबबंदी का बिहार पे और महिलाओं पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर बंद है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और खुल जाएगा तो क्या ऐसा निगेटिव पॉजिटिव होगा। देखिए, इन जनरल शराबबंदी होने ना होने से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हमसे, बिहार से जो राज्य अग्रणी है, ज़्यादातर साउथ के स्टेट है, अब देखिए सब जगह कहीं तो शराबबंदी नहीं है, तो शराबबंदी का डेवलपमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन ऐसा है नहीं। रही बात सामाजिक चीज़ की, तो ये सामाजिक कुरीति है, अगर शराब पीना, नशा करना, तो सामाजिक तरीके से ही वो जाएगा, कानून बनाने से जाएगा नहीं। रही दूसरी बात, ये मेरा दूसरा राज्य, मैं पहले गुजरात में भी थी, वहाँ भी शराबबंदी थी, ठीक है, और वहाँ भी बिहार की जैसी ही शराबबंदी है, ठीक है, तो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, और यहाँ भी जो शराबबंदी है, कहाँ बंदी है, मतलब आप उसको
सब जगह तो अवेलेबल सब नहीं जगह है, available सब है। जानते हैं, सबको मालूम ही है कि सब शॉप जगह शॉप available बंद कर है। लिया, बट वो आपको होम डिलीवर हो रहा है। हाँ, अब तो मतलब आसान कर दी है। पहले आसान हमको कर घर जा बाहर जाके लेना पड़ता था, मैं थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके आप मेरे को घर पे आप दे के जाएंगे। जहाँ रही महिलाओं के उसके बारे में, तो शुरू में जब शराबबंदी जब शुरू में लागू हुई थी, उस समय सचमुच में समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति को इस तरह देखा जाता था कि दिन भर मेहनत किया, शाम को दारू पिया, फिर घर आया, फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है। और ये सचमुच में समस्या है, लेकिन इस समस्या का निदान तो हुआ नहीं। तो आज ये भी तो अभी भी क्योंकि चल ही रहा है। क्योंकि शराब जिनको तो अभी भी शराब पी पीना रहा वो तो पी रहे है, हैं वो लोग। महंगा पी रहा है, बल्कि सही बात। जहरीला पी रहा है, महंगा पी रहा है। और इससे जो बाकी जो प्रशांत जी कहते हैं कि इसका नेक्सस है, और उससे जो पूरा जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है वो किसी और के पॉकेट में जा रहा है, वो सरकार को नहीं मिल पा रहा है, वो सारी बातें तो हैं ही। लेकिन अब जाके महिलाओं को वो दिमाग में ना फिट कर दिया गया है। तो आप किसी भी अब जाके महिलाओं से पूछेगा, दीदी शराबबंदी हटा देना चाहिए कि होना चाहिए, तो उनके दिमाग में नैरेटिव फिट नहीं बंद तो होना खराब चीज़ चाहिए। है, हाँ, बंद ही होना खराब चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप धीरे से उनसे और 2 सवाल पूछे कि कोई शराब नहीं पीता, मतलब बंद हो गया है, नहीं मिल रहा है। बोले मिलता तो है, कितने का मिलता है, पहले कितना मिलता था, अब कितना, अरे अब तो 40 वाला तो अब और 80 ज़्यादा 100 का परेशानी हो मिलता रही है। तो फिर तो कैसे, बोला हाँ, फिर वो चुप हो जाएंगे। तो ये मतलब ये सिर्फ 1 लाइन स्टेटमेंट नहीं है। जो भी अब मीडिया में हम देखते हैं कि शराबबंदी, महिलाएं जो कह रही है कि हाँ शराबबंदी होना चाहिए, वो थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करें ना, वो कॉन्वर्सेशन दिखाएं। लोग अवेयर करने से ज़्यादा भटकाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि आपको पूरी बातें ना समझाए। देखिए, शराब पीना हमारे सामाजिक रूप से ये मान्यता है ना कि शराब नशा करना खराब है। बात तो आप कभी किसी से पूछेगा, वो कहेगा कि नहीं शराब पीना चाहिए, शराब पीना बढ़िया बात है, वो तो ना ही बोलेगा। तो जब भी आप किसी से एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट मांगो कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो वो इंसान बोलेगा होनी चाहिए, हाँ नहीं पीना चाहिए शराब। लेकिन यही मैं बार बार कहती हूँ कि पॉलिटिकल एजुकेशन यहीं पे होता है कि आप मुद्दे को थोड़ी गहराई में समझो। और समझाने का मतलब नहीं है कि आप भाषण दो उनको, आपसे बातचीत के तरीके से भी उनको ये बात समझा सकते। यही महिलाओं के ग्रुप के साथ जब आप ये खुल के आप बात, जो हम लोग बात करें वो बात कीजिए, खुद ही मान लेंगी कि हाँ ये तो और भी पहले से भी स्थिति बदतर हो गया है। और बाकी जो पुलिस और प्रशासन का जो मारपीट और ये सब केस वेस ये सब है, वो तो और बढ़ गया परेशानी है, और बढ़ गया है, और झेल रही हैं वो। 5,000 10,000 रुपया छुड़ाओ, उनको जेल से छुड़ाओ, कोर्ट कचहरी का वो सब करो, और जो सबसे गरीब है वही बेचारे बंद होते हैं। पैसा वाला तो और पैसा दे के छूट ही रहा है वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जन सुराज और प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीदें हैं आपको पर्सनली, और बिहार में देखा जाए तो बिहार की महिलाओं को भी, या फिर ओवरऑल, मतलब हम ये इन जनरल आपका ये जानना चाह रहे हैं, व्यू जानना चाह रहे हैं कि जब आप सोसाइटी में जाती होंगी, लोग आपसे ही बात करते होंगे और फीमेल से कनेक्शन आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। नीतीश कुमार भी ये बोलते हैं कि हमने महिलाओं को बहुत आवाज़ दी, बहुत बढ़ाया है। अभी जन सुराज आके बोल रहा है कि हम 40 सीट देंगे, और महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम भी बना रहे हैं, संविधान में भी लिखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जन सुराज से कितनी उम्मीदें हैं बिहार की महिलाओं को और आपको? देखिए, जहाँ रही मेरी बात, तो मैं बहुत सिनिकल हूँ। मैं मतलब इन जनरल लाइफ में सिनिकल हूँ मैं बहुत। तो मैं बहुत आदर्श की कोई एक व्यक्ति बिल्कुल ही इसको 0 से बिल्कुल फुल 100 कर देगा, ऐसा मैं मान के नहीं। हाँ, कोशिश ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, जो नहीं होंगी उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं ऐसे बिल्कुल ही, आई एम हाईली सिनिकल, बट मैं सिनिकल हूँ फिर भी मैं यहाँ हूँ आज बैठी हुई। इसका मतलब मेरा विश्वास तो बिल्कुल है, और प्रयास क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब बैठ के इंतज़ार करने से अच्छा है ना कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें आप योगदान दीजिए। जहाँ रही महिलाओं की बात, जैसे नीतीश जी कहते हैं, नीतीश जी के बारे में कहा जाता है, और ये सच है, मैं मानती हूँ। मैं सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए उनको नहीं कहूँगी। जो महिला शिक्षा में उनका बड़ा योगदान रहा है, महिलाओं को, लड़कियों को प्रोत्साहित करने में, और ख़ासतौर से जो लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मिलता है वो जीविका को लेकर के देते हैं। वहाँ पे मैं थोड़ा पीछे हटती हूँ, क्योंकि जीविका का जो पूरा कॉन्सेप्ट है
ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सेट हुआ, उसके बाद सारे राज्यों में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन शुरू हुआ और हर राज्य में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। बिहार में आप आजीविका बोलते हैं, राजस्थान में राजीविका बोलते हैं, गुजरात में मिशन मंगलम बोलते हैं, केरला में कुडुमश्री बोलते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जीविका में अच्छाई है बुराई है अलग बात है, उसमें क्या क्या कमी अलग बात है, लेकिन जब मैं जीविका, हमारे राज्य की जीविका या हमारे राज्य की जो एसएचजी का जो मॉडल है वो तो देश के सबसे बेस्ट से मैं कंपेयर करूंगी ना। तो मैं जब कंपेयर करूंगी तो मैं तो केरला के कुडुमश्री से कंपेयर करूंगी। कुडुमश्री की जो महिलाएं हैं, आपको पता है, वो करोड़ों का बजट संभालती है। पंचायत का हर काम वो बिल्कुल पंचायत से लिंक है और पंचायत का सारे काम में, सारे फैसले में, सारे डिसीजन में और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट कुडुमश्री एसएचजी ग्रुप को मिलता है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग, उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है वो एसएचजी मॉडल का। उसके मुकाबले हमारी जीविका को देखिए, मतलब बहुत ढूंढने पर भी मुझे ऐसा कोई एंटरप्राइज या कुछ ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फैंसी रिपोर्ट्स और वेबसाइट पे जाके पढ़ने वाला होगा, इक्का दुक्का मेरी जानकारी में नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर में बस वो सीमित है। मीटिंग होगा, आप पैसा जमा कीजिए, आपको लोन मिलेगा, कुछ कुछ साक्षरता अभियान, तो स्वास्थ्य पे कुछ चर्चा हो जाएगी, बैंकिंग वगैरह से कनेक्ट हो कर दिया गया। वो बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे है। तो मैं चाहूँगी कि जब जनसुराज जब सत्ता में आए तो जीविका में, जीविका के माध्यम से ही बाकी सारी चीज़ें तो महिलाओं के इर्द गिर्द करें ही, अगर जीविका का सिस्टम रहता है तो वो इस तरह से बढ़े कि उसकी भी, हम जैसे बिहार को कह रहे हैं ना, अग्रणी राज्यों में ले जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट बनाएंगे। जीविका को भी हम कंपेयर वन ऑफ द बेस्ट एसएचजी मॉडल से करें पूरे देश भर में। तो मैं तो चाहूँगी कि जीविका, हमारे बिहार की जीविका का कंपैरिजन केरला के कुडुमश्री से हो। तो ये मतलब ये लंबा, काफ़ी, एक बार आप ये लंबा जर्नी है, मतलब बिल्कुल लंबा जर्नी है। अगर ये कहीं पे चल रहा है तो इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है यहाँ पे अच्छे से इस मॉडल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये अलग अलग राज्य में मॉडल चला रहे हैं और ये बिहार में भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बिहार में हमारा जो पॉपुलेशन है, महिलाओं में भी बहुत यंग महिलाएं हैं। हमारा एवरेज एज जो है वो कम है, तो महिलाओं में भी जो यंग महिलाएं हैं, जो 40 के नीचे तक की महिलाएं हैं, उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो उनमें उत्साह है, ये बहुत उत्साह है, हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। उनको पढ़ने की बहुत ललक है, पढ़ने का उत्साह है, नया कुछ सीखने का उत्साह है, रोज़गार के अवसरों के बारे में जानने के लिए उत्साह है, उनके अंदर बहुत उत्साह है। लेकिन जो स्थिति है बहुत निराशाजनक है। तो मन मार के उनके पास जो है वो सिमट के उसी में है अभी तक, और आशा है कि जनसुराज जब आएगी तो वो उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे उनकी ये सारी महत्वाकांक्षा पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि वंदना जी ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया अलग अलग चीज़ों के बारे में, महिलाओं के रहनुमाई के बारे में बात की, महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बात किया, उनके सेफ्टी के बारे में बात किया। तो मुझे लगता है कि जैसे महिलाओं को खुद आके राजनीति में अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब जाके सोसाइटी शायद उनके डिमांड को पूरा करे, या फिर तब जाके हम लोग समझ पाएँ। हम आपकी बातों को कब तक रखेंगे, जब तक आप खुद से नहीं आएंगे, अपनी बातों को हमारे सामने नहीं रखेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए।